अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडिया टुडे के विजुअल्स हैं। और ये इस वक्त लाइव जब मैं रिकॉर्ड करी थी तो लाइव दिखा रहे हैं वो मनाजिर वाशिंगटन डीसी के, जहाँ पर आज वाइट हाउस में आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट पावर लंच होने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, जिन्होंने इनवाइट किया है, मदऊ किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। इंडिया में ऑलरेडी आपको पता है कोहराम मचा हुआ है। एक तो उनसे जो गुज़िश्ता माह की जो सूरत हाल थी, जब वो हम पर जंग मुसल्लत करने के लिए आए और फिर हमने जो जवाबी कार्रवाई की और अपने डिफेंस में पहले हमने रिस्पॉन्ड किया, हमने रिटेलिएट किया और हमने कहा था कि हम पे मत इम्पोज की जाए जंग, क्योंकि फिर हम भरपूर जवाब देंगे। और जो हमने जवाब दिया, इनसे वो नहीं हज़म हुआ था। और अब इनसे मज़ीद ये डेवलपमेंट जो कि सरफेस हो रही है, ये इनसे हज़म नहीं हो पा रही है। ये मुसलसल जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको टारगेट किए हुए थे। ये उस सूरत हाल में आपको पता है पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को लेके जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, जिसमें सैयद आसिम मुनीर साहब की जो एड्रेस था, ये उसको भी जवाब बना रहे थे। और पहलगाम अटैक के फौरी बाद इन्होंने बार बार उनकी वो तकरीर के कुछ एग्जर्प्ट्स निकाल के सुनाए और अपने तौर पे वो स्पिन करने की कोशिश करते रहे। और उसके बाद इन्होंने वो जवाब तलाश करने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इनको बैटल फील्ड में मिला। और अब इनको सिफारती सतह पे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और पूरे दुनिया भर में जिस तरह से इसको देखा जा रहा है, ये एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने मदऊ किया है पाकिस्तान। और आज अब से थोड़ी देर पहले जब वो मीडिया से भी बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के हवाले से कि जी मैं ट्रेड पे, एक तो वो बार बार इन्हिसार उनका ट्रेड पे है और उन्होंने ट्रेड को बतौर हथियार इस्तेमाल करके उन्होंने दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज़ फायर भी करवाया, जो पाकिस्तान उसको सराहता है, इंडिया तो उसको मानता ही नहीं है इस बात को। और जो डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से भी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, 35 मिनट तक लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन उसमें भी जो जो डिटेल सामने आई उसमें यही बताया जा रहा है कि इंडिया ने, मोदी ने इनकार किया कि जी कोई साजिश का किरदार अमेरिका ने अदा किया कि नहीं। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से मुतालिक ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ये भी इनके जो है ना बहुत ही इनसे हजम नहीं हो रही होगी ये बात, क्योंकि पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की एक तो जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान एक ऐसे अब कैनवस पे नज़र आता है और जिस तरह से अपने आप को पाकिस्तान रिपोजिशन भी कर रहा है इस पूरे सिनेरियो में, तो नेचुरली पाकिस्तान को इग्नोर, और भारत की बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने किया जाए और बड़े दहाइयों से भारत इस पे काम कर रहा था अपने झूठे बयानियों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस तरह से कामयाबियां दी हैं और मुसलसल जो कामयाबियां दी जा रही हैं, सो इस हवाले से आज हम ज़रूर आपको बताते चले कि हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो जनरल कियानी के अलावा, जो कि जनरल कियानी की एक ब्रीफ जो है, एक एक्सीडेंटल मुलाकात ज़रूर ओबामा से हुई थी, बराक ओबामा से, लेकिन किसी भी आर्मी चीफ की पाकिस्तान के डायरेक्ट वन ऑन वन मुलाकात इस तरह से पहले कभी नहीं हुई। और इवन जनरल राहील शरीफ या जनरल बाजवा, जो कि वाइट हाउस ज़रूर गए, लेकिन आपको पता है जनरल बाजवा जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा था वाइट हाउस का, तो उसमें वो साथ मौजूद ज़रूर थे। और ये नेचुरली एक अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे सैयद आसिम मुनीर साहब को ये मदऊ किया गया। और ये एक बड़े ऑनर की भी बात है और पाकिस्तान के इस वक्त जो पोजीशनिंग है उसके लिए ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल है ये लंचन। और इसके साथ साथ ही मैं ये ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि हालिया जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो भी आपको पता है कि अगले कुछ रोज़ तक जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो कि मुसलसल ईरान को कह रहे हैं कि अनकंडीशनल वो सरेंडर करे, और साथ साथ ये कि उसने जो मुज़ाकरात का वक्त है वो खो चुका है। पाकिस्तान ईरान की तमाम तर जो सपोर्ट है उसका इजहार कर चुका है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ जो है वो क्लियर सबके सामने है। ऐसे में पाकिस्तान क्या एक रोल प्ले कर सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा करने के लिए? क्या पाकिस्तान कुछ कर सकता है या पाकिस्तान से ऐसा मुतालबा किया जाएगा? और दूसरा ये कि जो आसिम मुनीर साहब हैं,
who again is wearing too many hats. आपको पता है कि उनको गवर्नेंस के भी मामला देखने पड़ते हैं, उनको मईशत भी देखनी पड़ी, और उनकी इंटरवेंशन पे हमें IMF भी आपको पता है कि पॉसिबल तभी हो सक रहा होता है क्योंकि हमारे मौजूदा जो इनकम्बेंट्स हैं वो तो इस ये कैपेसिटी नहीं रखते कि उनकी वजह से मुल्क में जो है वो कुछ सरमायाकारी हो या दीगर मुल्की मामलात हों वो हो सक रहे हो। और इसका एक एविडेंस आपके पास है जब आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद अपनी तकरीर का जो 90% हिस्सा है वो आसिम मुनीर साहब के जब वो नाम तारीफ़ कर करके करें तो हमें पता है कि मुल्क के मामला जो है वो असल में चला कौन रहा है। तो इसीलिए जो डिफेक्टो रूलर कह लीजिए या इस वक्त जिस तरह की जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पोजीशन है फील्ड मार्शल साहब की, उनकी उस पोजीशन को देखते हुए ही उनको जो वो इस वक्त पाकिस्तान का जो रेलेवेंट पर्सन है, पावरफुल फिगर है, उसको बुलाया गया है इस लंच के लिए। और नेचुरली ये यहाँ पर मुल्क में हमारी ये डिबेट ज़रूर होती है कि एक तरफ एक पॉपुलर शख्स है और दूसरी तरफ एक पावरफुल शख्स है, तो एक मकबूल और एक ताकतवर के दरमियान का ये पूरा मामला है। और ताकतवर इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि बहुत लीड पोजीशन पे है, जबकि जो मकबूल शख्स है वो जेल में मौजूद है। अगरचे उसके पास उसकी मकबूलियत इंटैक्ट है, लेकिन मकबूलियत को वो किस तरह से अब फर्दर इसको कल्टिवेट कर सकता है, ऐसे में कि जब जो ताकतवर शख्स है उसको दुनिया भर में पूरे एक ग्लोबल फ्रंट पे उसको इस तरह से एक्नॉलेजमेंट मिल रही हो। क्या पाकिस्तान पे दबाव डाला जाएगा कि वो रिकग्नाइज करे इजराइल को? पाकिस्तान ऑब्वियसली एक पूरा एक वाज़ेह स्टांस रखता है इजराइल से मुतालिक। और दूसरी बात ये कि 1995 में नेतन्याहू ने किताब लिखी थी फाइटिंग टेररिज्म, और उसमें उसने 7 ममालिक का जिक्र किया था, 7 स्टेट्स का जिक्र किया था कि जिसको ख़त्म करना हो, वो जहाँ पर रजीम चेंज करनी है। और उसके लिए अमेरिका को किस तरह से ड्रैग किया गया, और उसमें सूडान, सोमालिया, सीरिया, इराक, लेबनान, ईरान, ये तमाम ममालिक जो है वो शामिल थे। और इसी तनाजुर में आपको ये भी बताते हम चले कि जनरल वेस्ली क्लार्क जो कि अमेरिका के एक साबिक फ़ौजी अफसर, उन्होंने 2007 में ये रिवील किया था और बताया था कि 2001 में 9/11 के बाद उन्होंने पेंटागन का विजिट किया और वहाँ पर उनको एक क्लासिफाइड मेमो दिखाया गया। He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. ईरान तो अब इनके गले को आ गया। ईरान तो जिस तरह से इनको ट्रीट कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। और खामनाई साहब का जो आयतुल्ला खामनाई साहब है, उनका आज ही स्टेटमेंट जो सामने आया है और उनकी एड्रेस था, द हार्म द यूएस विल सफर विल डेफिनेटली बी इररिपेयरेबल, यानी कि नाकाबिले तलाफी नुकसान अब उसका सामना अमेरिका को करना पड़ेगा इफ दे एंटर दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरली। फौजी तनाजुर से, फौजी तौर पे अगर ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में घुसे अगर अमेरिका, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से बार बार ये झलक रहा है कि ये प्रोवोक करना चाह रहे हैं मामलात को, और ईरान ने अभी तक क्योंकि यूएस इंटरेस्ट को कोई टारगेट नहीं किया, सो उसका सब्र जो है उसको टेस्ट किया जा रहा है, उसके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। और जहाँ डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, उसी को मुस्तरद करते हुए आज खामनाई साहब ने कहा कि ईरानियन नेशन विल स्टैंड फर्म अगेंस्ट एनी इम्पोज्ड वॉर जस्ट एज इट ऑलवेज हैज़। और ये भी कहा कि इट वाज ऑलरेडी सस्पेक्टेड, यानी पहले से पता था कि अमेरिका जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। और ये जो जिस तरह से इजराइल की तरफ से ये जंग मुसल्लत की गई है और जंग की जा रही है, बट कंसिडरिंग द रीसेंट रिमार्क्स दिस सस्पिशन इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी कि ये जो शक व शुबात थे ये अब मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सो अब ऐसे में आसिम मुनीर साहब किस तरह से इसमें नेविगेट करेंगे, और किस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि जी काउंटर टेररिज्म को लेके जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से जिनकी वर्थ बताई जाती है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो है क्रिप्टो जो डिप्लोमेसी है, वो ये तमाम चीज़ें जो है इनके इस डिस्कशन में ज़ेरे बहस आएगा और जिस किस्म की जो बातें हो रही हैं। सो लेट्स सी कि ये है तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कि इनके को नागवार गुजर रही है भारत वालों को। आज मैं आपसे अपने कुछ दोस्तों का तारुफ ज़रूर कराना चाहती हूँ जो कि हमारे मुल्क की तमाम इस सिनारियों में बहुत एक आपको पता है कि एक क्रिटिकल रोल रखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स का मैं आपको जो कि हमारे इसी रूम में मौजूद होते हैं और आपसे मैं उनका तारुफ ज़रूर कराती हूँ। आज हम अगला हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे जो कि है रिज़र्व सीट से मुतालिक। और रिज़र्व सीट्स का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में आज वो जारी था,
कल भी समाअत होगी। आज सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल दे रहे थे, कल वो मुमकिन तौर पे कंक्लूड करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जजेस बहरहाल नज़र आ रहा है कि वो घोड़े के आगे काट लगाना चाह रहे हैं। वो जो एक घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसमें गाड़ी पीछे होती है, घोड़ा आगे होता है। अब जो हमारे मौजूदा जो बसद एहतराम हमारे जो जजेस हैं, वो घोड़े के आगे गाड़ी लगाना चाह रहे हैं। सो ये जब मैं कहती हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक केस है जो कि आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो मेजॉरिटी बेंच का जो फैसला था, वो ऑलरेडी गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को सामने आ चुका है और उन्होंने ऑर्डर किया था कि इस पर अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें ये आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे देनी है। ऐसा किया नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करने के बजाय वो चला गया सुप्रीम कोर्ट वापस से एक रिव्यू केस फाइल करने के लिए। अब आप आजकल के ये जो सिनारियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स में ये नज़र आ रहा है कि जी ये बार बार सवाल इस बात पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं थी इस केस में। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कोर्ट इंटरवीनर हैं, वो इसमें मौजूद नहीं थे, जो कि कमल शोजब साहिबा के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब। आपने फिर इन चेंबर जो अपील है वो क्यों नहीं फ़ाइल की। सो इस किस्म के जो सवालात रेज़ किए जा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ आपने इन चेंबर अपील क्यों नहीं फ़ाइल की। आपको ऑलरेडी पता है कि ये इनसिग्निफिकेंट होती। तो जजेस के रिमार्क से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये मामला बिफोर हैंड जो है वो तैयार कर लिया है, यानी कि इस केस की जो जजमेंट है वो पहले से तैयार है। पीनलाइज आपने करना है, और पीनलाइज जो है इवन सलमान अकरम राजा साहब को सिर्फ इस बात पे हो रहा है कि वो मेन पिटिशनर नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो किस तरह से डिनाई किया जा रहा है सिर्फ इस बेसिस पे कि एक तो वो मेन पिटिशनर नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरा ये कि आपने इन चेंबर अपील भी नहीं की। सो क्या वाकई में आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो डिनाई कर सकते हैं सिर्फ इन 2 ग्राउंड्स पे? ये भी हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन आपको हम 8 फरवरी से पहले के सिनारियो में लेकर चलते हैं। अब जब मैं कहती हूँ ना कि मेरे जो 3 दोस्त हैं वो मैं आपको दिखाती चलूँ। ये मेरा एक दोस्त, ये है सी नो इविल, और ये है से नो इविल, ये मेरा दूसरा दोस्त है। और तीसरा दोस्त है मेरा हेयर नो इविल, सो जिसने अपने कान बंद किए हुए। सो ये जो है ना, ये अब मैं इनको सामने रखती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की जो डिस्कशंस हो रही थी और जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कोर्ट में वो क्या हो रहे थे। वो आर्ग्यूमेंट्स ये हो रहे थे कि सलमान अकरम राजा साहब, और जब मैं कहती हूँ कि 8 फरवरी से पहले का आपको सिनारियो बताते हैं कि जब एक पार्टी से को इलेक्शन से बाहर करने के लिए सारे किस तरह से एक्टिव थे, वो तमाम लोग जो कि जमहूरियत की कब्र खोदने में जो अंडरटेकर्स का यानी कि गोरखन का किरदार अदा कर रहे थे, उसमें सरे फहरिस्त तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे अंडरटेकर्स थे, लेकिन जो सरे फहरिस्त थे वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि आजकल रिपोर्टर्स को बुला बुला के अपनी बहुत सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो सुनने में आ रहा होता है, लेकिन वो उनका बड़ा कलीदी किरदार था इस जमहूरियत की कब्र खोदने में। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एक पार्टी साउंड करने में। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, जिसका काम आइन के मुताबिक तो आर्टिकल 218 से लेकर 222 तक अगर आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें क्लियर अल्फाज में बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन उसका मैंडेट है क्या। लेकिन दिखाया गया और किस तरह से हमें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कैसे काम करता है और उसके क्या क्या ऐसे हिडन रोल्स उसके जो कि खुल के सामने आ गए। सो एक पार्टी को इलेक्शन की पूरी इस फील्ड से बाहर करने के लिए उससे किस तरह से उसका निशान छीना गया, और निशान छीनने में बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल आपको पता है कि किस तरह से हैंड इन हैंड ये 2 इदारे जो हैं वो चलते हुए दिखाई दिए, जो कि एक फाइनल आर्बिटर और दूसरा आपका एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि ये फिर लियाकत चट्टा साहब ने भी, आपको पता होगा कि उन्होंने तो इलेक्शंस के बाद आके सामने रिवील किया कि जो कमिश्नर रावलपिंडी थे साबिक, उन्होंने किस तरह बताया कि जी 70,000 की जो 70,000 का एक गैप था वोट्स का,
اور 12 MNAs کو جو ہے راولپنڈی کے ان کو کس طرح سے جتوایا گیا جن کے 70 ہزار کے ایک لیڈ سے. سو آپ امیجن کریں کیا کچھ ہوا. اور پھر وہ لیاقت چڈھا صاحب جو ہیں وہ بالکل منظر عام سے غائب ہو گئے. ان کے حوالے سے یہ خبریں ہمیں ضرور موصول ہوئی کہ ان کو پر بڑا ٹارچر کیا گیا, لیکن وہ بیچارے غائب ہو گئے, ابھی تک لاپتہ ہیں. اور ان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ ریویلیشنز اور آ کے انکشاف کیا تھا تو حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ چٹھا صاحب جو ہیں وہ آ کے ڈپریشن کی گولیاں مانگتے تھے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر حنیف عباسی صاحب سے ڈپریشن کی گولی مانگ رہے ہیں تو پھر چٹھا صاحب کا واقعی دماغی توازن صحیح نہیں ہوگا, ان کو چیک اپ کروانا چاہیے تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج آئینی بینچ کے سامنے انہوں نے کچھ حقائق رکھے جس میں جو آئینی بینچ کی جو حالت تھی وہ میرے ان 3 دوستوں کی طرح تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جب وہ بتاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تو بحران نے جنم لیا. عدالتی فیصلے کے بعد آئین سے انحراف کیا گیا. آئین سے انحراف وہ کہتے ہیں کہ 2023 کے 22 دسمبر سے شروع ہو گیا تھا. 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ دیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور پارٹی ہی ختم کر دیا. اس فیصلے کے بعد ہی کچھ لوگوں نے بطور آزاد امیدوار کاغذات جمع کروائے. امیدواروں کو خدشہ تھا کاغذات مسترد کر دیے جائیں گے. 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. جن پی ٹی آئی امیدواروں نے ٹکٹ جمع کروائے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے. میں نے بھی ٹکٹ جمع کروایا, انہوں نے واپس کر دیا. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, مگر کمیشن نے یہاں کہا میں آزاد تھا. سلمان اکرم راجہ 2018 کے بعد کہتے ہیں کہ باب پارٹی کو بنا الیکشن لڑے مخصوص نشستیں دی گئیں. آزاد امیدواروں کے شامل ہونے پر ہی باب پارٹی کو مخصوص نشستیں ملی. وہ حوالہ دے رہے ہیں اس ججمنٹ کا کہ 2018 میں کس طرح سے مخصوص نشستیں آپ نے باب پارٹی کو دے دی تھی بنا الیکشن لڑائے. تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ باب پارٹی نے الیکشن تو باقی ملک سے لڑا تھا. جسٹس امین الدین خان صاحب فوراً آئے اور انہوں نے آ کے بولا کہ باب پارٹی کو نشستیں مل گئی تھیں تو آپ کہتے ہیں سنی اتحاد کو بھی ملیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں صرف فیصلہ جو ہے یہاں اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہاں کہا گیا تھا کہ ہم نے غلطیاں کی, اس لیے سب بتا رہا ہوں. کہا گیا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی, ہم نے 2 بار درخواست دائر کی. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ گفتگو سنیں. انہوں نے کہا کہ جب کہا گیا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی, ہم نے 2 بار درخواست دائر کی مگر مسترد کر دی گئی. پی ٹی آئی کی درخواست ججز نے مسترد نہیں کی. جسٹس مندوخیل صاحب, پی ٹی آئی کی درخواست ججز نے مسترد نہیں کی. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ کا اہم عہدیدار ہے. رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل ہو سکتی تھی. جسٹس مندوخیل صاحب پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ انتخابات سے متعلق کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی. اب جسٹس امین الدین صاحب جو کہ سربراہ ہیں آئینی بینچ کے, وہ کہتے ہیں, وہ میرے اس دوست کی طرح ہیں. جسٹس امین الدین صاحب کہتے ہیں کہ آپ نظر ثانی کے بجائے دیگر امور پر بحث کر رہے ہیں. آپ نظر ثانی پر رہیں, آپ نظر ثانی کے بجائے دیگر امور پر بحث کر رہے ہیں. اس دیگر امور کے حوالے سے آئینی بینچ نہیں انٹرسٹڈ سننے کے لیے. آئینی بینچ کی حالت جو ہے اس وقت میرے ان 3 دوستوں کی طرح ہے. نہ وہ سننا چاہتے ہیں, نہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ وہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری سے پہلے کے صورتحال تھی اس سے متعلق وہ کچھ نہیں سننا پسند کرتے, وہ کچھ نہیں بولنا پسند کرتے, وہ کچھ نہیں دیکھنا پسند کرتے. سو ان کو وہ بتایا جائے وہ جو وہ سننا چاہتے ہیں. فیصل صدیقی صاحب نے یہ ضرور کہا آئینی بینچ سے کہ آپ ایٹ لیسٹ نوٹس تو لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی ہے جو کہ آرڈر سپریم کورٹ کا ڈیفائی کرتی ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی اور سیدھا ریویو میں چلی جاتی ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ نوٹس تو لیں. مطلب یہ تو روایت نہیں ہونی چاہیے, یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ آرڈر ڈیفائی کرے اور آپ جو ہے وہ آ کر کہیں کہ ہم جو ہے وہ ریویو میں جائیں گے اور ہم ریویو داخل کر رہے ہیں, آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ آرڈر امپلیمنٹ کریں اور اس کے حوالے سے پھر دیکھ لیا جائے گا کہ بھئی آپ ریویو میں جائیں, ریویو ایکسیپٹیبل ہوگا تو پھر آگے آرڈر جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. لہٰذا ایٹ لیسٹ نوٹس تو لیں. لیکن کیا کہا جج صاحب نے اور آئینی بینچ کے سربراہ نے, آپ سن لیں ذرا اس گفتگو میں. وہ روک لی تھی یہ سیٹیں تاکہ کا جو ڈیسائیڈ سر اوروں کی تو نہیں روکی, صرف ہماری روکی. اور ابھی کسی کو کوئی ریزرو شیٹ نہیں ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے ریزرو شیٹ جو فرسٹ سب کے پاس ہے سوائے ہمارے. ایک منٹ, سب کے پاس ہے سر. بھائی سننے تو دیجیے جواب. آپ نے بولا وہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے لیٹر تھینک سیٹ. یو سر, تھینک یو. ابھی ریزرو شیٹیں آپ نے جو دینی ہے کس کس کے پاس ہیں؟ باقی سب کے پاس ہے. یہ جو
ریزرو سیٹ جس پہ ڈسپیوٹ آ گیا اپ ٹو دس کتنی ہے وہ؟ جی سر کتنی ریزرو سیٹ ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے؟ 266 نہیں بھائی اتنی زیادہ پہ نہیں ہمارے پاس ہے سر. پروونشل کو ملا کے اتنی یہ سب کی سب ہماری ہیں ہماری تو روکی ہے یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی ڈیفائی کر سکتی ہے 1 سال آرڈر اور پھر آ کے آپ کے سامنے یہ کہے کہ ہم ریویو ہم نے داخل کر دی ہے ہم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کریں گے ججمنٹ وہ بھائی امپلیمنٹ کر دیں اگر آپ کا ریویو الاؤ ہوتا ہے ریورس کر دیں سب پہلے ابھی تو فائنل پہ آپ جا رہے ہیں نا فائنل کیجئے اسے بجائے اس کا نوٹس تو لیں سر نوٹس ڈیفائنس مگر اس پہ ریویو بھی نہیں ہے نا 39 پہ تو ریویو نہیں ہے. جب فیصل صدیقی صاحب اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ عدالت نوٹس تو لے. اس کا نوٹس تو لیں سر نوٹس ڈیفائنس مگر اس پہ ریویو بھی نہیں ہے نا. دیٹ سیز اٹ آل. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.